हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? चलिए बढ़ते हैं आगे उसी कंट्रोल सिस्टम में ही। हमने अभी तक देखा कंट्रोल सिस्टम में कि जो हमारा जो रिस्पांस था, हमने क्या किया, स्टेप रिस्पांस कैलकुलेट किया। हमने क्या किया था, जो ट्रांसफर फंक्शन लिया है एक स्टैंडर्ड सेकंड ऑर्डर सिस्टम का लिया, ओमेगा एन स्क्वायर अपान एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन। आज कई सारी नई चीज़ें सीखेंगे, प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। ये हमारा एक स्टैंडर्ड सेकंड ऑर्डर था, सेकंड ऑर्डर सिस्टम। ठीक है, स्टैंडर्ड सेकंड ऑर्डर सिस्टम था। तो इसके केस में हमने देखा, जो हमने स्टैंडर्ड सेकंड ऑर्डर सिस्टम लिया, तो जो इसका स्टेप रिस्पॉन्स आया हुआ है, वो स्टेप रिस्पॉन्स क्या था? ये था 1 - e⁻ का जीटा ओमेगा एन अपान, ठीक है, ओमेगा एन टी √1 - जीटा स्क्वायर इंटू साइन ओमेगा डी टी और प्लस का फाई और यूटी था। ठीक है, तो इसके बिहाफ पे हमने क्या किया, राइज टाइम, सेटलिंग टाइम, पीक टाइम, सारी चीज़ें हमने कैलकुलेट की थी। तो टी राइज हमने निकाला, टी टी डी निकाला, डिले टाइम निकाला, राइज टाइम निकाला, टी एस निकाला, टी पी निकाला, टी पी पहले निकाला, टी एस निकाला, ठीक है, और एम पी निकाला। ये चीज़ें हमने वैल्यूज़ निकाली हुई थी। अब इसमें हम देखते हैं कि हमारा टी आर कितना था, 1 प्लस टी डी कितना था, 1 प्लस 0.7 जीटा अपान ओमेगा एन था। ठीक है, दूसरा हमारा जो टी आर था, टी आर की वैल्यू थी π-5, ठीक है, अपान ओमेगा डी। ये वैल्यू थी 0.8 प्लस का 2.5 जीटा अपान ओमेगा एन। ठीक है, फिर हमारा क्या था, यहाँ पे टीपी था। टीपी की वैल्यू जो थी π/ओमेगा डी थी। ठीक है, जो फर्स्ट था, फर्स्ट टीपी। इसी के बाद टी एस जो था हमारा 4t था। एम पी जो था, एम पी की वैल्यू e⁻ का जीटा पाई अपान, ठीक है, ये सारा ई की पावर में था, ये सारा √1 - जीटा स्क्वायर। ठीक है, एम पी की ये वैल्यू है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इसमें कौन सा फैक्टर किस किस वैल्यूज पे डिपेंड करता है। ये हमारा जीटा और ओमेगा एन का फंक्शन है, ये भी हमारा जीटा और ओमेगा एन का फंक्शन है, ये हमारा ओमेगा एन का फंक्शन और जीटा का भी है। ये टाइम, अभी टाइम के बारे में बात करेंगे, ये ओनली जीटा का फंक्शन है। ठीक है, लेकिन ये सारी चीज़ें जब हमने देखी तो हमारा इनपुट क्या था, इनपुट हमारा जो था u ऑफ टी था, और हमारा सेकंड ऑर्डर, स्टैंडर्ड सेकंड ऑर्डर के केस में था। सपोज दैट एग्जाम में हमें ये वाला इक्वेशंस दे देता है, ये वाला समीकरण दे देता है, इसमें कुछ वैल्यू के साथ में देता है, यहाँ पे कुछ और वैल्यू हो सकती है, यहाँ पे कुछ और वैल्यू हो सकती है, ठीक है, यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ हो सकती है, यहाँ पर फाई कुछ हो सकता है। तो एक फार्मूला हमें पता है, तो tan फाई या cos फाई बराबर जीटा। लेकिन अगर जो वो स्टैंडर्ड सेकंड ऑर्डर सिस्टम है तो ये cos फाई बराबर जीटा होगा। अगर जो स्टैंडर्ड सेकंड ऑर्डर सिस्टम को ना लिया है उन्होंने, तो हमारा cos फाई बराबर जीटा नहीं होगा। तो जो जो सेकंड ऑर्डर की टाइम डोमेन में इक्वेशंस दी होगी, तो हमें बेसिकली जो जीटा और ओमेगा डी की वैल्यू, अल्फा और ओमेगा डी की वैल्यू, अल्फा ये था और ओमेगा डी ये है, दिस इज अल्फा और ये है ओमेगा डी। तो ये दोनों वैल्यू हम कहाँ से कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि अगर जो हमें अल्फा और ओमेगा डी मिल जाता है तो हम क्या क्या वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगर जो अल्फा और ओमेगा डी मिला तो ओमेगा एन हम फाइंड कर सकते हैं, क्या होता है, √α² प्लस ओमेगा डी का स्क्वायर। ठीक है, जीटा क्या होता है, जीटा बराबर अल्फा बटे ओमेगा डी होता है। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू हम कहाँ से फाइंड आउट करें, तो हमारा इस जो ये होगा, इस वैल्यू को हम नहीं टेक करेंगे, फाई से हम वैल्यू की कैलकुलेशन नहीं करेंगे, हम इससे इसको अल्फा और ये ओमेगा डी, इससे हम क्वेश्चंस को लेके आगे बढ़ेंगे। क्योंकि होता क्या है, जैसे कि हमारा ये सिस्टम था सेकंड ऑर्डर, और इसको क्या किया कि सपोज दैट इसमें क्या किया, गेन को मल्टीप्लाई कर दिया या गेन, डीसी गेन बढ़ा दिया सिस्टम का, तो उसकी वजह से हमारे ये पैरामीटर्स चेंज हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि कुछ चीज़ें और भी देखते हैं, जैसे कि हमारे पास एक इक्वेशंस दी हुई है सेकंड, अब वैल्यू के साथ में एक चीज़ देखते हैं। हमारा माना कि कोई ट्रांसफर फंक्शन T f1 दिया हुआ है, उसकी वैल्यू है 4/s² प्लस का 2 जीटा
प्लस का 4, ये स्टैंडर्ड सेकंड ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन है या नहीं है? तो कैसे हम पता करेंगे? स्टैंडर्ड सेकंड ऑर्डर सिस्टम होने के लिए ये और ये वैल्यू सेम होनी चाहिए, तभी ये स्टैंडर्ड सेकंड ऑर्डर सिस्टम है, क्योंकि ओमेगा एन स्क्वायर ऊपर भी होगा, ओमेगा एन स्क्वायर नीचे भी होगा। तो अगर जो ये स्टैंडर्ड सेकंड ऑर्डर सिस्टम है तो हम ओमेगा एन स्क्वायर बराबर क्या होगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ओमेगा एन बराबर क्या होगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। जब ओमेगा एन 2 है तो 2s है यहाँ पे, तो 2 जीटा ओमेगा एन क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, 2 दिया है, ओमेगा 1 की वैल्यू 2 पुटअप करेंगे तो 2 जीटा इंटू 2 बराबर 2 कैंसिल हो जाएगा, जीटा बराबर हाफ आ जाएगा, ठीक है। इसके केस में तो ओमेगा एन कितना है यहाँ पे, इस वाली इक्वेशन के केस में ओमेगा एन की वैल्यू आई 2 रेडियन पर सेकंड, ठीक है। और जीटा जो है, जीटा की वैल्यू आई है 0.5, ठीक है। जीटा की वैल्यू आई है 0.5। अब यहाँ पर अगर जो सपोज दैट हम टी डी निकालना चाहें, ठीक, टी डी निकालना चाहें, टी आर निकालना चाहें, टी एस निकालना चाहें, और इसके बाद में अगर जो हम स्टडी स्टेट एरर भी जो होती है हमारी, अभी स्टडी स्टेट एरर के बारे में हम देखेंगे, ठीक है। अगर जो स्टडी स्टेट एरर का बाद में देखेंगे, और एमपी निकालते हैं, एमपी, तो इनकी वैल्यूज़ हम निकाल सकते हैं, इन वैल्यूज़ गिवन है हमें, उसकी हेल्प से निकाल सकते हैं। अब सपोज दैट हमारा ट्रांसफर फंक्शन क्या हुआ, चेंज हो गया, TF2 हो गया, ठीक है। तो ये सारी वैल्यू 1 1 1 माना कि हमने निकाली, तो ये हो गया 8/s² प्लस का 2s प्लस का 4 था। अब ये स्टैंडर्ड सेकेंड ऑर्डर सिस्टम नहीं है, क्योंकि ये वैल्यू सेम नहीं है, लेकिन क्या है, ऊपर गेन मल्टीप्लाई हो गया है, तो इसको लिख सकते हैं 2 × 4 अपन s² प्लस का 2s प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम ओमेगा और जीटा निकाल लेंगे, ठीक है, जीटा और ओमेगा एन निकाल लेंगे, दोनों वैल्यू सेम आएंगी, एज इट इज़ वैल्यू सेम हो जाएंगी। अब देखो यहाँ पे डिफरेंस किस किस चीज़ का बनेगा, जब जीटा और ओमेगा एन ठीक सेम है, तो हमारा जो टी डी की वैल्यू होगी TD2 वो TD1 के बराबर हो जाएगी, TR1 जो होगा वो TR1, मतलब इस सिस्टम का राइज टाइम और इस सिस्टम का राइज टाइम सेम हो जाएगा, ठीक है। इसका पीक टाइम भी सेम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ओमेगा एन ओमेगा डी जो होगा दोनों के केस में सेम है, तो TP2 जो होगा वो TP1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में सेटलिंग टाइम भी हमारा TS2 जो होगा वो TS1 के बराबर ही होगा, सेटलिंग टाइम भी सेम हो जाएगा। लेकिन क्या हमने कहा था, ये परसेंट नहीं है, अगर जो परसेंट होता तो नहीं दिक्कत होती, तो यहाँ पर MP2 जो होगा वो डज नॉट इक्वल टू MP1 होगा, ठीक है, क्योंकि हमारा वो चेंज हो गया। तो MP2 क्या होगा, MP2 जो होगा, जो MP1 है उसमें 2 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, क्योंकि हमारा जो ट्रांसफर फंक्शन था वो 2 से मल्टीप्लाई हो गया, MP1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरीके से एरर आगे देखेंगे, एरर भी इसमें दोनों के केस में सेम नहीं होगी, क्योंकि हमने इनपुट चेंज किया, एरर चेंज हो गई। हमने बताया था जो हमारे ये पैरामीटर्स हैं, दीज पैरामीटर्स आर ओनली डिपेंड ऑन द सिस्टम इंटरनल कंपोनेंट, बट द एरर जो है, एरर हमारी जो होती है स्टडी स्टेट एरर डिपेंड्स ऑन द सिस्टम, ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द इनपुट पे भी डिपेंड करती है, तो कैसा इनपुट हमने अप्लाई किया है तो उसी हिसाब से हमारा एरर जो हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमने देखी। अब बात करते हैं एरर के बारे में, हम लोग देखते हैं। तो जो हमने सेकंड, जैसे फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम की एरर देखी थी हमने तीनों इनपुट के केस में, एक बार रिकॉल करते हैं। जब हमने क्या किया, इम्पल्स अप्लाई किया, तो जो फर्स्ट ऑर्डर हमारा सिस्टम था उसकी एरर क्या थी, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम की स्टडी स्टेट एरर क्या थी, जब हमने इम्पल्स अप्लाई किया था तो सिस्टम की एरर क्या थी। फिर इसके बाद स्टेप यूनिट अप्लाई किया, फिर इम्पल्स के केस में हमने एरर कैलकुलेट नहीं की थी, क्योंकि इम्पल्स सिग्नल हमारा क्या करता है, ये हमारा स्टेबिलिटी को बताता है, स्टेबिलिटी है कि नहीं है। तो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम हमारा स्टेबल था। हमने तो मेरिट चेक करने के लिए 3 सिग्नल बना रखे हैं, 3 सिग्नल है हमारे पास, 1 2 एंड 3। ये स्टेप सिग्नल है, ये रैम सिग्नल है, और दिस इज पैराबोला सिग्नल, पैराबोलिक सिग्नल, ठीक है। तो इन तीनों के केस में हमने जब एरर कैलकुलेट किया था 1 by 1, तो एक बार रिकॉल करके देखते हैं कि वो एरर क्या क्या आई थी। जब हमने क्या किया था स्टडी स्टेट एरर स्टेप के केस में किया, तो स्टडी स्टेट एरर आई थी 0, ठीक है। जब हमने रैम के केस में किया तो आई t, फिर जब हमने पैराबोला के केस में किया तो इन्फिनिटी आई, वेयर t इज द टाइम कांस्टेंट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर सर्किट।
ठीक है, टाइम कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब टाइम कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो ये हमारे फर्स्ट ऑर्डर के केस में थे। सेकंड ऑर्डर के केस में एक चीज़ और भी हम बताते हैं, जैसे कि हमारा इसमें तो हमने टाइम कांस्टेंट जो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम था उसमें टाइम कांस्टेंट हमने टी जो लिया वो टी क्या था, टी आर सी था। अगर जो हम इस तरीके का सर्किट बनाते हैं टाइम कांस्टेंट हमारा आर सी हो जाएगा। या फिर हमारा जो इसका ट्रांसफर फंक्शन दिया होगा, ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है 1+ST। ठीक है, जो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन 1/ST। तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा वही टाइम कांस्टेंट होगा, तो वही टाइम कांस्टेंट हम यूज करेंगे। लेकिन अगर जो हम बात करते हैं सेकंड ऑर्डर सिस्टम की, तो हमने टाइम कांस्टेंट कैसे निकाला था सेकंड ऑर्डर सिस्टम में। अब टाइम कांस्टेंट की रिक्वायरमेंट हमें किस में पड़ी थी, TS में पड़ी। जो स्टडी सेटलिंग टाइम है वो 4 टाइम कांस्टेंट होता है। तो हमने टाइम कांस्टेंट की डेफिनेशंस देखी थी, हमारा जीटा की वैल्यू के आधार पर टाइम कांस्टेंट था। जीटा की वैल्यू जब 0 थी तो हमारा टाइम कांस्टेंट इन्फिनिटी था। वो कैसे आया था, 1/रूट जो ओरिजिन से रूट की नियरेस्ट रूट जो होगा उसकी डिस्टेंस हमने इसमें लिखी हुई थी। फिर जीटा की वैल्यू जब हमारी 0 से लेके 1 के बीच में थी तो हमारा रूट क्या था, तो हमारा जो रूट होगा वो, क्योंकि हमारे जो इसमें रियल एक्सिस पे जो वैल्यू थी, जो सिग्मा की वैल्यू थी 1/सिग्मा होता है। 1/सिग्मा की वैल्यू क्या थी, सिग्मा हमारा था जीटा ओमेगा एन था। ठीक है, जीटा ओमेगा एन हो जाएगा। और जीटा बराबर जब 1 था तो क्या होगा, हमारा जीटा 1 हो जाता था। 1/ टाइम कांस्टेंट की वैल्यू जो थी वो 1/mod ऑफ ओमेगा एन थी। लेकिन जब जीटा इज ग्रेटर देन 1 था तो हमारे पास क्या था, जीटा ओमेगा एन और प्लस का, ठीक है, ओमेगा एन रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर -1। ठीक है, ये हमारा टाइम कांस्टेंट की वैल्यू थी। तो जीटा की डिफरेंट वैल्यू के आधार पे हम टाइम कांस्टेंट कैलकुलेट करेंगे, टीएस की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, नो डाउट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि जो हमने फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का स्टडी स्टेट एरर निकाला था, सेकंड ऑर्डर सिस्टम का हम स्टडी स्टेट निकालेंगे स्टेप के केस में। स्टेप यूनिट के केस में हमारा जो रिस्पॉन्स है C(t), इसको याद ही कर लेंगे हम लोग। स्टैंडर्ड सेकंड ऑर्डर जो है उसके केस में हमारा C(t) जो है e⁻⁻ का जीटा ओमेगा एन टी, दिस इज ऑल्सो अल्फा 1/1 माइनस जीटा स्क्वायर इंटू द साइन ओमेगा डी टी प्लस का 5। ठीक है, और होल ऑफ u(t). सपोज दैट व्हाट इज द स्टडी स्टेट एरर E(SS)। दिस इज स्टडी स्टेट एरर एट टाइम इन्फिनिटी। ठीक है, टाइम इन्फिनिटी पे जो हमारी एरर होती है वही स्टडी स्टेट एरर होती है। तो टाइम इन्फिनिटी पे क्या होता है इसका स्टडी स्टेट एरर का फॉर्मूला, E(SS) क्या होता है, जो हमारा इनपुट होगा। ठीक है, C(t) एट टाइम इन्फिनिटी माइनस का R(t) हो जाता है। ठीक है, तो C(t) जब हम माइनस करेंगे R(t) से तो जो वैल्यू आएगी, ठीक है, या R(t) माइनस का इन्फिनिटी पे जो वैल्यू होगी वही हो जाती है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एरर देखते हैं E(t) क्या होता है। E(t) टाइम के इसमें तो हमारे पास इनपुट जो है R(t) ut हो जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, हम ये वाली वैल्यू यहाँ पे रखेंगे 1 माइनस e⁻⁻ जीटा ओमेगा एन टी बटे रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर इंटू साइन ओमेगा डी टी प्लस का 5। ठीक है, और इसका होल ut था। तो हमारा देखते हैं ये ut से मल्टीप्लाई होकर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस से अंदर मल्टीप्लिकेशन होगा। तो E(t) जो है वो क्या होगा, e⁻⁻ जीटा ओमेगा एन टी अपान रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर इंटू द साइन ओमेगा डी टी प्लस का 5। ठीक है, और u(t) हमें क्या कैलकुलेट करना है, E(SS) एट टाइम t बराबर इन्फिनिटी पे क्या होगा, E(SS) हो जाएगा, स्टडी स्टेट एरर हो जाएगी। यहाँ पर इन्फिनिटी आएगा, यहाँ पे इन्फिनिटी वैल्यू पुटअप करेंगे तो कुछ भी है जो इससे मल्टीप्लाई होगा वो ये e⁻⁻ क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, ये स्टडी स्टेट एरर जो होगी हमारी 0 हो जाएगी। लेकिन ये क्या है, सेकंड ऑर्डर सिस्टम है, दिस इज सेकंड ऑर्डर सिस्टम एंड इनपुट इज स्टेप रिस्पॉन्स के केस में हमारा ये आई हुई है, स्टेप यूनिट है। ठीक, तो हमने क्या कैलकुलेट किया, इस तरीके से हमने कैलकुलेट किया। तो अब हमें अगर जो एरर निकालना है तो हर केस में हमें R(t) पता
मतलब सी ऑफ टी का फॉर्मूला पता होना चाहिए ना। जैसे अब हमने क्या किया, स्टेप के केस में कैलकुलेट किया, अब हमें रैम के केस में कैलकुलेट करना है, तो हमें हर केस में रिस्पॉन्स पता होना चाहिए। तो अब हमें हर केस में उसके ट्रांसफर फंक्शन से फिर उसका रिस्पॉन्स कैलकुलेट करें, रिस्पॉन्स कैलकुलेट करने के बाद में इस फॉर्मूले में पुटअप करें, वैल्यू निकालें, ये थोड़ा सा लंबा टास्क है। तो इसलिए एक जनरलाइज्ड स्टडी स्टेट एरर एनालिसिस हम करेंगे। उसके थ्रू हम देखेंगे कि जो हमारा एक जनरलाइज्ड हम कर लेंगे, उसके बिहाफ पे हमारा चाहे फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम हो, चाहे कोई सेकंड ऑर्डर सिस्टम हो, चाहे कोई जनरल क्वेश्चन हो, तो उसके थ्रू हम एरर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो एक स्टैंडर्ड मेथड हुआ कि हमने क्या किया कि जो हमारा स्टैंडर्ड डेफिनेशन के आधार पर है हमने कैलकुलेट किया। जो इनपुट है और जो स्टडी स्टेट पे आउटपुट है, ठीक है, वही हमारा एरर होगा। सपोज दैट हमने इनपुट पे ये दिया है 1, तो हमारा जो स्टडी स्टेट पे जाके आउटपुट होगा, जैसे कि ये आउटपुट है, तो स्टडी स्टेट पे जाके जो डिफरेंस होगा इनके इनके बीच में, वही हमारा स्टडी स्टेट एरर है। तो एरर क्या होगा, अगर जो स्टेप यूनिट दिया, अगर जो ये इनपुट हमने अप्लाई किया, तो हमारा एरर आएगा 0। अब हम बात करते हैं कि जो जनरलाइज्ड है, तो एक जनरलाइज्ड हम स्टडी स्टेट एरर का देखेंगे, जनरलाइज्ड स्टडी स्टेट एरर एनालिसिस। ठीक है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव, विदाउट ऑब्टेनिंग रिस्पॉन्स एक्सप्रेशंस, हमें क्या करना है कि एरर फाइंड आउट करनी है, स्टडी स्टेट एरर निकालनी करनी है, ई ऑफ एस एस फाइंड आउट विदाउट क्या है ऑब्टेनिंग रिस्पॉन्स एक्सप्रेशंस। ठीक है, हमें रिस्पॉन्स कैलकुलेट नहीं करना है और हमें ई ऑफ एस एस निकालना है। तो इसमें दो तरीके के केस होते हैं। जो फर्स्ट केस है वो हम देखते हैं कि पहला केस हमारा क्या है, तो उसी के आधार पे हम धीरे धीरे चीज़ों को देखेंगे। जो केस फर्स्ट है बहुत ही अच्छे से देखेंगे इसको, कोई भी एरर का फॉर्मूला या कोई भी एरर का क्वेश्चन हमारा छूटना नहीं चाहिए। अगर जो एच ऑफ एस बराबर 1 है, ठीक है, अगर जो एच ऑफ एस 1 है, दैट मीन्स यूनिटी फीडबैक है। ठीक है, फीडबैक क्या है, यूनिटी फीडबैक सिस्टम है। तो उसके केस में हमारा क्या होगा, अच्छा एक चीज़ और भी है यहाँ पर, दो चीज़ें, एक चीज़ और देखते हैं इसको। इससे पहले हमने जो फीडबैक देखा था, ये देखो, ये हमारा क्या है, कोई जी ऑफ एस है, कोई प्लांट है, ठीक है, उसका गेन है, और ये सी ऑफ टी आ रहा था। तो हमने क्या किया, इसमें एक फीडबैक दे दिया, फीडबैक एच ऑफ एस है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, फीडबैक का माना कि इनपुट बी ऑफ एस है, तो यहाँ से एरर जनरेट हो रही है, ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस भी हो सकता है, तो आर ऑफ एस है। ठीक है, तो ये बी ऑफ एस है, ये जाके यहाँ पे मीट करता है, और सी ऑफ टी आ रहा है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें जो ये क्या है, एक्चुअली एरर क्या है, यही है जो रिस्पॉन्स हमारा है उसमें फीडबैक इनपुट को माइनस करते हैं, ई ऑफ एस। तो हम देखेंगे कि जो ई ऑफ एस अपान आर ऑफ एस है उसकी वैल्यू क्या होगी। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हम देखते हैं ई ऑफ एस बटे आर ऑफ एस। ठीक है, ये देखते हैं, ये एरर ट्रांसफर फंक्शन निकालते हैं। एरर ट्रांसफर फंक्शन निकालने के लिए ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। अब देखते हैं हम क्या कर सकते हैं इसमें। देखो यहाँ पे क्या होगा, सी ऑफ टी होगा, तो ये क्या है, एच से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बी ऑफ एस क्या होगा, बी ऑफ एस नथिंग होगा, ये होगा सी ऑफ एस, ये टी नहीं लिख के सी ऑफ कैपिटल सी ऑफ एस, क्योंकि एस डोमेन में ही चलना है, तो यहाँ पे सी ऑफ एस हो जाएगा, सी ऑफ एच इंटू एच ऑफ एस हो जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो ई ऑफ एस है वो क्या होगा, ई ऑफ एस नथिंग बट आर ऑफ एस माइनस प्लस बी ऑफ एस। ठीक है, बी ऑफ एस होगा, तो बी ऑफ एस की क्या वैल्यू है, बी ऑफ एस को हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो ई ऑफ एस बराबर आर ऑफ एस माइनस और प्लस, ठीक है, सी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। ठीक है, यहाँ तक है।
अब देखते हैं, यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जो सी ऑफ एस है, सी ऑफ एस क्या है, सी ऑफ एस नथिंग बट ई ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस। ठीक, ये वैल्यू सी ऑफ एस पे रख के देखते हैं हम लोग। तो हमारा जो है ई ऑफ एस यहाँ पे क्या होगा, ई ऑफ एस क्या है, ई ऑफ एस बराबर आर ऑफ एस माइनस और प्लस सी ऑफ एस की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ई ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस ऑलरेडी लिखा हुआ था, तो एच ऑफ एस लिख दिया हमने। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं ई ऑफ एस इधर लेके आते हैं। तो ई ऑफ एस ये प्लस और माइनस ई ऑफ एस, ठीक है, और इंटू जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस बराबर आर ऑफ एस आ गया। इसमें दोनों में ई ऑफ एस कॉमन लेंगे। ठीक, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, वन प्लस माइनस जी ऑफ एस एच ऑफ एस बराबर आर ऑफ एस। ठीक है, अब अगर जो हम क्या करेंगे, ई ऑफ एस बटे आर ऑफ एस बराबर वन अपान वन प्लस माइनस, ठीक है, जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। बस ये हमने इससे देखा, एक शीट ड्रॉ करके निकाली हुई है। ठीक है, अब इस जो हमने प्रूफ किया वो सारा हटा देते हैं, सीधा सीधा हम लिखते हैं जो हमारा ई ऑफ एस बटे आर ऑफ एस है, एरर ट्रांसफर फंक्शन निकला वन अपान वन प्लस माइनस अगर जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। ठीक है, अगर इसी सर्किट का अगर जो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन निकालना है तो वो क्या होता है, जी ऑफ एस बटे वन प्लस माइनस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। ये क्या है, दिस इज क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, ये क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है। तो अब इसमें ये पार्ट जो कहते हैं इसको, ये ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है। क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, एरर सिग्नल। ठीक है, एरर ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, इसको बोलेंगे एरर ट्रांसफर फंक्शन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरर ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, अब ये तीन चीज़ें हमें, अगर जो फीडबैक सिस्टम इस तरीके का दिया हुआ है तो तीन चीज़ें होंगी। एरर ट्रांसफर फंक्शन होगा वन प्लस, अगर जो माइनस है जनरली हम माइनस फीडबैक लेके ही चलते हैं, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम, तो प्लस हो जाएगा जी एस एच एस। ये ओपन लूप होता है, इसका गेन, इसको फीड गेन भी बोलते हैं। ठीक है, नॉर्मली। ठीक है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन और क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, ये टर्म्स आप याद कर लीजिए। आगे इन्हीं टर्म्स पे हम सारा डिस्कशन करेंगे, चाहे वो रूट लोकस में जाएंगे, बोर्डे प्लॉट में, या रूट लोकस में, राउथ हर्बिट में। ठीक है, स्टडी स्टेट में इन टर्म्स का यूज होगा, तो आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ऑर्डर ऑफ सिस्टम। ठीक है, और दो चीज़ें होती हैं, सिस्टम का ऑर्डर क्या है और सिस्टम का टाइप क्या है। टाइप ऑफ सिस्टम एंड ऑर्डर ऑफ सिस्टम की डेफिनेशंस देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं लोग। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें याद होनी चाहिए। क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन जी एस अपान वन प्लस जी एस एच एस, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन जी एस एच एस। ठीक है, और एरर ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, वन अपान जी एस हटा के पूरा डिटेल वही आ जाएगा। ठीक, कोई पूछे इसका क्या होगा, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन जी एस एच एस। ठीक है, और इसका क्लोज लूप जी अपान वन प्लस जी एच। ठीक है, एरर सिग्नल इसको हटा देंगे, ये एरर सिग्नल हो जाएगा। ठीक है, मतलब एरर में जब जीएस अप्लाई हो जाता है, जैसे यहाँ सीएस क्या है, सीएस की वैल्यू क्या होगी, सीएस को लिखना होगा वन, सीएस होगा आरएस से मल्टीप्लाई होगा इनटू क्या होगा, आरएस इनटू क्या होगा, ई ऑफ एस। नहीं, सीएस की वैल्यू क्या होती है, नॉर्मली सीएस बटे आरएस क्या होता है, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, जी अपान वन प्लस जी एस एच एस होता है। तो अब इसमें क्या है, सी ऑफ एस क्या है, जी ई ऑफ एस बटे आर ऑफ एस। तो ये जी जी कैंसिल आउट हो जाता है, वन अपान वन प्लस जी एस हो जाता है। ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब जैसे कि एक चीज़ और हम देखते हैं,
जो ऑर्डर और सिस्टम, ऑर्डर और टाइप क्या होता है, उसकी डेफिनेशंस क्या होती है और उसका सिस्टम पे फ़र्क क्या है, हम बेसिकली ज़्यादा जो स्टडी करेंगे वो रूट लोकस में करेंगे। अभी हम थोड़ा सा केवल देखते हैं कि ऑर्डर कैसे, सिस्टम का ऑर्डर पता करेंगे, कैसे उसका टाइप पता करेंगे सिस्टम का। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ऑर्डर क्या होता है किसी भी सिस्टम का। वैसे हमने एक बार पिछली क्लासेस में देखा ही था कि ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर बेसिकली अगर जो वैसे फिजिकली हम बात करते हैं तो किसी भी सिस्टम में प्रेजेंट नंबर ऑफ एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट को ही हम सिस्टम का ऑर्डर कहते हैं। नंबर ऑफ एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट, ठीक है, कितने नंबर ऑफ एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट उस सर्किट में प्रेजेंट है वो हमारा क्या होगा, वो उसका ऑर्डर होगा। लेकिन अगर जो हम कोई ट्रांसफर फंक्शन है, उस ट्रांसफर फंक्शन से हम कैसे बताएंगे, तो ऑर्डर किसी भी सिस्टम का होता है डिफाइन एज द टोटल नंबर ऑफ पोल ऑफ द सिस्टम, टोटल नंबर ऑफ पोल ऑफ द सिस्टम। ठीक है, जो हमारा ऑर्डर है ये कैन बी फाइंड बाय यूजिंग द क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन एंड ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शंस। दोनों में हम देखेंगे कि जो उसके पोल हैं, देखो अगर जो जैसे कि कोई ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है, ये कुछ पोर्शन ऊपर है कुछ पोर्शन नीचे है, तो ये होते हैं जीरोज, ठीक है, ये होते हैं पोल। मतलब उसके डिनोमिनेटर में कितने नंबर ऑफ पोल हैं, या इसको बेसिकली एक सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं हाईएस्ट पावर ऑफ एस। हाईएस्ट पावर ऑफ एस, जैसे कि कोई इक्वेशन दी है एस की पावर 4 प्लस 3s क्यू प्लस 2s प्लस का 5 बराबर 0, तो इसके कितने रूट होंगे, इसके 4 रूट होंगे। तो इट मीन्स कि इसका अगर जो डिनोमिनेटर में होता तो कह सकते थे कि ये क्या होगा, फोर्थ ऑर्डर सिस्टम होगा। टाइप टाइप तो अभी नहीं डिस्क्राइब कर रहे हैं, अभी तो हम केवल उसका ऑर्डर बता रहे हैं। तो अगर जो हाईएस्ट नंबर ऑफ, इसमें कह सकते हैं हाईएस्ट पावर ऑफ s in the denominator of transfer function, it can be closed loop or open loop। ठीक है, दोनों से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब क्या होता है, टाइप ऑफ सिस्टम। अब टाइप की बात करते हैं। टाइप जो है ओनली ये केवल ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन से ही हम निकाल सकते हैं। ठीक, ओनली फ्रॉम ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन से निकाल सकते हैं। क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का इसमें कोई, इससे नहीं निकालते हैं। क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन से हम टाइप नहीं निकालते हैं, हम टाइप पता करते हैं ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन से। तो जो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है उसका नंबर ऑफ पोल एट ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन पे कितने नंबर ऑफ पोल हैं ओरिजिन पे, वही हमारा टाइप हो जाता है। और टाइप हमारा जो है वो फाइंड आउट किया जाता है ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन से। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन जब होगा मतलब GH से निकालेंगे। ठीक है, GH में कितने हमारे नंबर ऑफ पोल एट ओरिजिन होंगे वो हमारा टाइप होगा सिस्टम का। अब देखो ये टाइप और जीरोस दिखाता क्या है, जो ऑर्डर और टाइप। ऑर्डर हमारे सिस्टम को डिस्क्राइब करता है ट्रांजिएंट बिहेवियर। ठीक है, पूरा जो ट्रांजिएंट बिहेवियर होता है वो ऑर्डर देता है। ट्रांजिएंट किसकी वजह से होता है, ऑर्डर की वजह से। और पोल की वजह से क्या होता है, स्टडी स्टेट बिहेवियर। ये क्या होता है, स्टडी स्टेट बिहेवियर। ठीक है, स्टडी स्टेट बिहेवियर किसकी वजह से रहता है, हमारा टाइप की वजह से। ठीक है, दूसरा क्या होता है, किसी भी सिस्टम का नोट डाउन करिए यहाँ पे, किसी भी सिस्टम का टाइप 0 या 0 से बड़ा हो सकता है। ठीक है, ऑर्डर किसी भी सिस्टम का उसके टाइप ऐसे होता है। ठीक है, मतलब कहने का क्या है कि किसी भी सिस्टम का ऑर्डर कभी 0 नहीं होगा। ठीक है, तो किसी भी सिस्टम का ऑर्डर जो है उसके टाइप के बराबर हो सकता है।
ठीक है, जैसे 1/s² आ गया, ठीक है। ये सिंपली अगर जो GSHS दिया हुआ है तो हमारा इसका ऑर्डर और टाइप दोनों क्या होंगे, 2 होंगे, ठीक है। और जीरो टाइप तो जीरो हो सकता है, जैसे S+5 दिया हुआ है, ठीक है। इट मीन्स दैट टाइप इज जीरो, टाइप जीरो है बट ऑर्डर 1, टाइप जीरो है बट ऑर्डर 1 है। देख के बताते हैं, ठीक है। अब कुछ 1-2 एग्जांपल्स लेते हैं, उसमें देखते हैं कि टाइप और जीरो आप कैसे फाइंड आउट करोगे। जैसे हम एक सेकंड ऑर्डर सिस्टम का ही स्टैंडर्ड डेफिनेशन लेके चलते हैं, जो हमने स्टैंडर्ड सेकंड ऑर्डर सिस्टम लिया है उसी से हम देखते हैं उसका टाइप क्या था, जीरो, और ऑर्डर क्या था, ठीक है। अगर जो अभी इसको हम देखते हैं, जो सेकंड ऑर्डर सिस्टम था हमारा, सेकंड ऑर्डर सिस्टम की जो स्टैंडर्ड इक्वेशंस हैं या स्टैंडर्ड है, तो उसको हम लिख के देखते हैं। जो सेकंड ऑर्डर सिस्टम है, सेकंड ऑर्डर सिस्टम हमारा जो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन था वो क्या था, ω(n²/s² प्लस का 2 जीटा ω(n) और प्लस का ω(n²), ठीक है। ये क्या था हमारा ट्रांसफर फंक्शन C/R था, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं, अगर जो इसको कंपेयर करते हैं किससे, G/1 प्लस GH से, ठीक है। ये हमारा क्या था, इसको कंपेयर करके देखते हैं, ठीक है। ठीक है, तो अगर जो हम क्या करते हैं, ω(n) कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारा क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है, ये भी क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है, ठीक है, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है। तो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है, अगर जो गेन यूनिटी फीडबैक सिस्टम है, तो यूनिटी फीडबैक सिस्टम होने के लिए सपोज दैट इसी को हम यूनिटी फीडबैक सिस्टम बनाने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, G फीडबैक 1 का आएगा और ये आके माइनस, और ये हो जाएगा R, ये हो जाएगा S, ठीक है। तो अगर जो इसमें 1 रखते हैं यहाँ पे, तो कुछ इस तरीके का हमारा ये क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन आएगा। तो इसका ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या हो जाएगा, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन आना चाहिए, जैसे ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, इस सिस्टम का क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन तो ये हो गया, इसका ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन हम निकालते हैं, देखते हैं क्या होगा। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन GSHS होता है, H की वैल्यू 1 है बराबर G है। तो इससे हम ये कैसे फाइंड आउट करें वो देखते हैं। देखो क्या करना होगा, हमें क्या करना होगा, G/1 प्लस G, ठीक है, ठीक है। तो ये G इसमें माइनस कर देंगे, ठीक है, बस सिंपली। तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा G। तो सपोज दैट हमारे पास कोई ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है, अगर जो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है, लेट अस कंडीशन क्या है, यूनिटी फीडबैक सिस्टम है, यूनिटी फीडबैक सिस्टम है अगर जो, तो उसका क्लोज लूप टू ओपन लूप कैसे निकालेंगे। अगर जो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन हमारे पास दिया है और ब्रैकेट में H जो है बराबर 1 है, तो उसका ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन हम निकालने के लिए सिंपली क्या करेंगे, जो जैसे कि है A/B है, तो क्या करेंगे, A/B माइनस A कर देंगे, A को माइनस कर देंगे इसमें से, वो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन आ जाएगा, जैसे हमने यहाँ पे देखा। तो जो हमारा सेकंड ऑर्डर सिस्टम था, ठीक है, सेकंड ऑर्डर सिस्टम, अब हम फर्स्ट जो सेकंड ऑर्डर सिस्टम है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि उसका ऑर्डर क्या होगा और टाइप क्या होगा। तो ऑर्डर तो हमको पता है कि इसकी हाईएस्ट पावर हमने जो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन से देखा, दिस इज क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। तो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन से डिनोमिनेटर की हाईएस्ट पावर जो होगी वही ऑर्डर होती है। लेकिन हमने ऑर्डर वाली डेफिनेशन में एक चीज़ और देखी थी कि नंबर ऑफ रूट्स, इसके रूट्स कितने होंगे, अगर जो सेकंड ऑर्डर की इक्वेशंस है तो उसके रूट 2 होंगे, तो इट मीन्स कि जो ऑर्डर होगा वो 2 होगा। लेकिन इसमें एक चीज़ और भी है कि जो हमारा ऑर्डर है सिस्टम का, ये हम चाहे क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन से निकालें चाहे ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन से निकालें। तो लेटेस्ट अगर जो मान के चलते हैं हमारा यूनिटी फीडबैक सिस्टम है, तो यूनिटी फीडबैक सिस्टम है, तो अगर जो हम उसका GHS निकालते हैं, GHS कैसे निकालेंगे, जो हमारा क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया है, ठीक है, उसमें क्या करेंगे, सिंपली हमारा जो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है ω(n²/s² प्लस 2 जीटा ω(n)s, यहाँ पे s भी लगाओ, ठीक है, प्लस का ω(n²), सिंपली जो ये वाला टर्म है इसमें माइनस कर देंगे, ठीक है, हमारा ये कट जाएगा। तो जो हमारा क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन आएगा GSHS, ठीक है, तो वो हो जाएगा ω(n²), ये ठीक है, ये नीचे केवल माइनस करना है, s² प्लस का 2 जीटा ω(n)s
ठीक है, ये बचेगा। ठीक है, तो इसमें अगर जो एस कॉमन हम लेते हैं तो क्या होगा, ओमेगा एन स्क्वायर बटेगा एस प्लस का एस प्लस 2 जीटा ओमेगा एन। ठीक है, ये बचेगा। अब इसमें देखते हैं, अब इसमें हम टाइप और जीरो, हमने जीरो तो हमने ऑर्डर और टाइप दे दिया। ठीक है, ऑर्डर और टाइप, ऑर्डर हमारा ऑर्डर यहाँ से भी मिल जाता है, ऑर्डर हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं। ये ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है, चाहे हम क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन से ऑर्डर निकालें, चाहे ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन से ऑर्डर निकालें। इसमें भी अगर जो हम देखेंगे तो एस की हाईएस्ट पावर जो है ऑर्डर एस की हाईएस्ट पावर जो कितने रूट्स होंगे वो 2 हैं। तो लेकिन टाइप क्या है सिस्टम का, कितने नंबर ऑफ रूट जो एस जो ओरिजिन पे है, तो ये एस सिंगल ओरिजिन पे है, ओरिजिन पे एक रूट है, तो टाइप क्या होगा 1 हो जाएगा। मतलब इसका जो ऑर्डर जो 2 है और टाइप 1 है। ये बात क्लियर हुई। तो ऑर्डर और टाइप हमने देखा, तो जो ऑर्डर होते हैं वो हमारा ट्रांजिएंट को देखता है, और जो हमारा टाइप है वो स्टडी स्टेट बिहेवियर को डिस्क्राइब करता है। ऑर्डर और टाइप हमने देखे, जो ऑर्डर है वो चाहे क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन हो चाहे ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन हो, हम कहीं से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा टाइप है इट कैन बी फाइंड ओनली बाय यूजिंग द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, ये ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम जो एरर है उसमें एक और चीज़ देखेंगे, जो स्टेडी स्टेट एरर है, इट मीन्स कि जो हम एरर कैलकुलेट कर रहे हैं, ई ऑफ एस एस क्या होता है हमारा, जो हमारा सपोज दैट ई ऑफ टी है। ठीक है, मतलब जो हमारा एरर एट टी है, लेकिन टी टेंस टू क्या होगा, लिमिट लगा देंगे। ठीक है, लिमिट क्या है, टी टेंस टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे हम एरर देखेंगे, वो एरर होगी। तो एक फाइनल वैल्यू थ्योरम होती है, अगर जो टाइम डोमेन में किसी एक्सप्रेशंस का हमें फाइंड आउट करना है, तो एस डोमेन में दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, लिमिट एस टेंस टू 0, ठीक है, एस ऑफ ई ऑफ एस। ठीक है, ये फाइनल वैल्यू थ्योरम के थ्रू है, ये हमने फार्मूला फाइनल वैल्यू थ्योरम से यूज किया। हमने क्या किया, फाइनल वैल्यू थ्योरम यूज की। फाइनल वैल्यू थ्योरम यूज करने के बाद हमने देखा कि हमें पता है कि अगर जो हमारा क्लोज लूप सिस्टम है, तो उसका जो एरर का ट्रांसफर फंक्शन होता है ई ऑफ एस बटे आर ऑफ एस। ठीक है, वो उसकी वैल्यू होती है 1/1 प्लस माइनस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। ठीक है, ठीक है। अब हम लेकिन जो हम फार्मूला लिखने वाले हैं, ये वैलिडिटी इसकी केवल और केवल जब हमारा यूनिटी फीडबैक होगा तभी होगी। तो जो हमारी एरर होगी, हमें ई ऑफ एस पता हो गया, ई ऑफ एस क्या है, यहाँ से इसको हटाते हैं, आर ऑफ एस यहाँ लगा देते हैं। ठीक है, तो हमें ई ऑफ एस पता है, तो हम फाइनल वैल्यू थ्योरम का यूज करेंगे। फाइनल वैल्यू थ्योरम का यूज करने पे हमारा क्या होगा, ई ऑफ एस एस बराबर क्या होगा, लिमिट, इसमें भी एल आई एम कर दो, लिमिट एस टेंस टू 0। ठीक है, एस ये मल्टीप्लाई होगा, जो रिमेनिंग पोर्शन है वो यहीं से आएगा, आर अपॉन 1 प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। ठीक है, कहने का मतलब जो है, हम दो चीज़ें लेंगे इसमें, एक तो हमारा एक इनपुट हो जाएगा, ये इनपुट है, इनपुट, और ये वाला पोर्शन है। ठीक है, इसमें जो ये वाला पोर्शन है, ये ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो हमें अगर जो किसी भी सिस्टम का ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन पता है, तो हम उसकी एरर फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें हम 1 वाला यूनिटी फीडबैक क्यों यूज़ करने वाले हैं, ठीक है, केस फर्स्ट में, क्योंकि जब यूनिटी फीडबैक होगा तो हमारा इजीली से क्या होगा, जो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन से हम ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन निकाल सकते हैं अगर जो यूनिटी फीडबैक है। तभी हमने केस 1 में क्या देखा, जो हमारा ये, क्योंकि अगर जो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया तो हम ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर को माइनस करके हम ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करेंगे, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन यहाँ रखेंगे, और पूरा एक्सप्रेशन हम फाइंड आउट करके आर जो हमें पता ही होगा, और एरर निकाल सकते हैं। दिस एरर कैन बी वैलिड, by using this formula we can calculate the error for all 3 types of signal, that is step signal, ramp signal and parabola.
ठीक है, क्योंकि हम इन तीनों सिग्नल को एज अ टेस्ट सिग्नल यूज कर रहे थे। हमारी वहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही थी, हमें जो रिस्पॉन्स का एक्सप्रेशंस चाहिए होता था, क्योंकि रिस्पॉन्स के एक्सप्रेशंस के बगैर हमें सी ऑफ टी चाहिए। जब अगर जो हम यूनिट के लिए निकाल रहे हैं तो हमें सी टी यूनिट के लिए चाहिए, और सी ऑफ आर के लिए निकाल मतलब रैम के लिए निकाल रहे हैं तो सी टी रैम के लिए कैलकुलेट करके हमें करना पड़ता है। लेकिन अगर जो यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर फंक्शन पता है, और अगर जो लेट अस अज्यूम दैट वो यूनिटी फीडबैक है, तो हम क्या करेंगे, यूनिटी फीडबैक सिस्टम के लिए ये एक फार्मूला है जिसका यूज करके हम अपना क्या करेंगे, किसी भी सिस्टम का एरर कैलकुलेट कर सकते हैं। ये केस हमारा फर्स्ट केस हो गया। अब हम सेकंड केस देखेंगे कि अगर जो हमारा एरर वो फीडबैक जो है सिस्टम का यूनिटी ना हो, तो केस 2 देखते हैं यहीं पे। ठीक है, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि जो फीडबैक होगा वो यूनिटी फीडबैक होगा। तो केस हम 2 देखते हैं। दैट मीन्स कि जो एच ऑफ एस है वो डज नॉट इक्वल टू 1 है। ठीक है, 1 नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, तो हमें यहाँ कैलकुलेट क्या करना होगा, कैलकुलेट करना होगा के ऑफ एच, एक फैक्टर होगा के ऑफ एच। ठीक है, के ऑफ एच हमें कैलकुलेट करना होगा। उसकी वैल्यू क्या होगी, हम लिमिट एस टेंस टू 0 करेंगे एच ऑफ एस। एक तरीके से हम इसमें एस ऑफ एस की वैल्यू 0 डाल के इसको कैलकुलेट करेंगे। फिर हमारा जो एरर का फॉर्मूला है वो लिखते हैं, क्या है, ई ऑफ एस एस जो है 1/kh। ठीक है, के ऑफ एच फिर हो जाएगा लिमिट एस टेंस टू 0। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस के ऑफ एच इंटू यहाँ पे 1 प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। ठीक है, इंटू एस आर एस। ठीक है, एस आर एस उसमें भी था, बस ये वाला पोर्शन हमारा चेंज हुआ। ये क्या है, अब क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन है। ठीक है, मतलब इसके केस में हमें क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन लगाना है। क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन हमें अगर जो पता है तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में जाके हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और तरीका है, वो आगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे क्वेश्चन कैसे हम करते हैं। ठीक है, ये दोनों फार्मूले हैं केस 1 केस 2 के। केस 1 के केस में क्या है, केस 1 के केस में एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। जो हमारा केस 1 के केस में एरर आया वो क्या थी, जब हमने ई ऑफ एस एस देखा, ई ऑफ एस एस की वैल्यू क्या कैसे निकालेंगे, लिमिट एस टेंस टू 0, एस से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये फाइनल वैल्यू थ्योरम से आया। आर ऑफ एस होगा 1 प्लस ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, ऐसे कैलकुलेट करेंगे। सेकंड केस जो हमारा है उसमें हमारा जो एच ऑफ एस होगा वो डज नॉट इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, यूनिटी नहीं है इसमें, एच ऑफ एस जो है वो इक्वल टू यूनिटी है। ठीक है, तो ये सेकंड कंडीशन है। तो इसके केस में हम क्या करेंगे, एक के ऑफ एच फैक्टर होगा, कोफिशिएंट होगा, उसको कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे, लिमिट एस टेंस टू 0 करेंगे, एच ऑफ एस में डाल देंगे, मतलब एस 0 डाल के उसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। फिर क्या होगा, ई ऑफ एस एस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1/kh। ठीक है, जो यूनिट वो आया था वैल्यू उसको देखेंगे, फिर हम लिमिट लगा देंगे, एस टेंस टू 0 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद, 1 माइनस के एच हम फिर लिखेंगे। और इसके बाद जो ट्रांसफर फंक्शन होगा हमारा वो होगा ट्रांसफर फंक्शन जी ऑफ एस बटे 1 प्लस जी ऑफ एस जी एच एस लिख देंगे। और इसके बाद हम क्या करेंगे, एस आर ऑफ एस लिख देंगे। ठीक है, इस तरीके से हम दोनों फार्मूले यूज करेंगे। पहले हम देखते हैं यूनिटी फीडबैक सिस्टम, इसमें हम इसको भी हम लगा के देखेंगे कि कैसे हम इस तरीके से भी कुछ कॉन्सेप्ट हम देखेंगे। उसके थ्रू हम सिर्फ इस फार्मूले का यूज कर हम देखेंगे। कुछ लोग गलती क्या करते हैं, अगर जो ये डज नॉट इक्वल टू है, ये वाला फार्मूला अप्लीकेबल नहीं है, कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे फिर ये फार्मूला हम लगा सकते हैं। डायरेक्टली ये वाला फार्मूला अप्लीकेबल नहीं है, जहाँ पर हमारा क्या है कि एच ऑफ एस बराबर 1 है। ठीक, तो एरर में हम आगे थोड़ा सा देखते हैं कि अगर जो हमारा, हम फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का ही पूरा यहाँ रिपीट करके देखते हैं। हमारा फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, हमने फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन जो देखा था, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, मतलब सी एस अपॉन आर ऑफ एस जो था, ये क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन हमारा हो जाता है। क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है, उसकी वैल्यू हमने देखी थी 1/1 प्लस एस टी थी। ठीक है, ठीक है, तो अब क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है और यहाँ पे मान के चलते हैं जो हमारा फीड, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। ठीक है, तो ये क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन हो गया। अगर जो इसका ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन अगर जो हम निकालते हैं तो जी एस एच एस निकालते हैं, जी एस
एच एस क्या होगा इसका, तो जी एस एच एस निकालने के लिए 1 प्लस एस टी माइनस का 1 कर देंगे तो ये आ जाएगा 1/ST आ जाएगा। ठीक है, जी एस एच एस की वैल्यू हमें निकालनी होगी जब हमारे पास क्लोज लूप दिया होगा। ठीक है, उसके बाद हमें ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन निकालना होगा। फर्स्ट स्टेप हमने कर लिया ये पूरा, तो जी एस एच एस इसका क्या हो जाएगा 1/ST हो जाएगा। ये चीज़ हो गई। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट इनपुट्स हैं, उन इनपुट्स का यूज करके इसमें डाल के देखते हैं। तो हमारे पास पहला इनपुट है, सबसे पहला क्या है, स्टेप इनपुट है। ठीक, ये है। तो इसका जो होता है, अगर जो आर ऑफ टी क्या है, यू टी है, तो आर ऑफ एस क्या हो जाएगा 1/S हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम अप्लाई करके देखते हैं इसी फॉर्मूले में। इनपुट हमारा ये है, तो हम इरर देखते हैं ई ऑफ एस एस क्या आती है। तो ई ऑफ एस एस जो होगा हमारा, ई ऑफ एस एस बराबर लिमिट एस टेंस टू 0। ठीक है, एस फॉर्मूले से आया था। अब आर ऑफ एस यहाँ पे लिखेंगे, आर ऑफ एस की वैल्यू क्या है 1/S है। ठीक है, बटे 1 प्लस जी एस एच एस लिखेंगे, 1 प्लस जी एस एच एस 1/ST है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इस एस से ये एस कट जाएगा। ठीक है, ये एस टी कॉमन करेंगे, एस टी एस टी, तो ये लिमिट एस टेंस टू 0 हो जाएगा, ऊपर आएगा एस टी अपान 1 प्लस एस टी। ठीक है, अब 0 पुट अप कर देंगे तो ये 0 प्लस 1 1 बचेगा, ऊपर 0 0 बटे 1 बराबर 0 हो जाएगा। मतलब अगर जो हम स्टेप सिग्नल अप्लाई करते हैं, यूनिट स्टेप सिग्नल अप्लाई करते हैं फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में, तो इरर क्या होगी 0 आएगी। इधर लिख के देते हैं, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में अगर जो यू टी अप्लाई करेंगे यू ऑफ टी, तो ई ऑफ एस एस क्या होगी 0 होगी। अब हम दूसरा केस लेते हैं, यहाँ पे यहीं पे दूसरा केस हम लेके देखते हैं। इधर हमने ई ऑफ एस एस ले लिया, इनपुट, ये इनपुट है और ये इरर है चल रही है, फर्स्ट केस है। और सेकेंड केस, ऐसे सेकेंड केस में हम क्या करेंगे, आर ऑफ टी लेंगे, फिर तीसरे केस में पी ऑफ टी ले लेंगे। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया, यू टी लिया था। अगर जो आर ऑफ टी लेते हैं हम, आर ऑफ टी की डेफिनेशन क्या होती है, टी यू टी। ठीक है, तो आर ऑफ एस क्या होगा 1/S² होता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करते हैं, ई ऑफ एस एस की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ई ऑफ एस एस बराबर लिमिट ऑफ एस टेंस टू 0, एस ऑलरेडी लगता है 1/S² हो जाएगा बटे 1 प्लस एस टी, क्योंकि जी ऑफ टी कॉन्स्टेंट ही है, वही मतलब बदला नहीं, कॉन्स्टेंट नहीं है, बदला नहीं है, वही 1/ST ही है। अब क्या करेंगे, एक केस से एक पावर कट जाएगी, एस टी कॉमन लेंगे, ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये एस टी ऊपर बचेगा 1/S। ठीक है, नीचे होगा एस टी प्लस 1/ST, ये हो जाएगा लिमिट एस टेंस टू 0। ठीक है, अब इस एस टी को ऊपर लेके जाएंगे। ठीक है, तो अब क्या होगा इसका, तो एस टी अपान एस, ठीक है, ब्रैकेट में एस टी प्लस का 1। ठीक है, एस से एस कट गया, लिमिट क्या है यहाँ पे एस टेंस टू 0, 0 पुट करेंगे, वैल्यू क्या आएगी, ऊपर का टी बचेगा, टी अपान 1 हो जाएगा, बराबर टी आ जाएगा। मतलब दूसरे केस में हमारा जो है वो टी आ गया। ठीक है, अब हम पैराबोला अप्लाई करते हैं। पैराबोला जो है पी ऑफ टी क्या होता है T² और ये S³ हो जाता है, T²/2 ये इनपुट होता है, ये इनपुट था। तो R ऑफ S क्या हो जाएगा, यहाँ पे R ऑफ T हमने क्या लिया T²/2 UT, तो R ऑफ S क्या था 1/S³ था। अब इसमें देखते हैं हमारा क्या आएगा, तो E ऑफ SS में क्या होगा, लिमिट तो सब में चलेगी वही S टेंस टू 0, S लगेगा इंटू, अब इनपुट क्या है 1/S³ है बटे 1 प्लस GS क्या है 1/ST है। इसको सॉल्व करेंगे, एक से एक 2 पावर बची हुई, ST ऊपर जाएगा, ST अपान S² है, ब्रैकेट में 1 प्लस ST हो जाएगा, और लिमिट अभी भी S टेंस टू 0 है। लिमिट पुट करके देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, एक से एक पावर कट जाएगी, 1 बटे रहेगा तो 1/0 आ जाएगा, और ये हो जाएगा T। ठीक है, 1 प्लस ST हो जाएगा, तो ये S यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो ये 0/T हो जाएगा, T/0 दैट इज इन्फिनिटी हो जाएगा। मतलब इसमें एरर जो होगी इन्फिनिटी आ जाएगी। हमने क्या किया, अपना जो जनरलाइज्ड स्टेडी स्टेट फार्मूला था उसकी हेल्प से हमने क्या किया, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन एक बार कैलकुलेट किया, और ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन से तीनों इनपुट के लिए हमने एरर कैलकुलेट कर ली विदाउट
फाइंडिंग द एक्सप्रेशंस ऑफ सी टी को हमने कैलकुलेट नहीं किया, ठीक है, और उसके बगैर हमने क्या किया, इनपुट निकाल लिए। अभी हमने क्या किया था क्लास स्टार्टिंग में, हमने यूटी इनपुट दिया था सेकंड ऑर्डर सिस्टम में, और उसकी एरर हमने कैलकुलेट की थी ई ऑफ एस एस, जो कि हमारी 0 आई थी। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा जो सेकंड ऑर्डर सिस्टम है, सेकंड ऑर्डर सिस्टम के केस में हमारा अगले जो इनपुट्स हैं, जैसे ये फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर हो गया, ये सेकंड ऑर्डर अभी स्टार्ट होगा। सेकंड ऑर्डर में भी हम एरर ई ऑफ एस एस देखेंगे क्या क्या आएंगी हमारी, ठीक है। तो हमारे पास जो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन होता है, मतलब जी एस सी ऑफ एस बटे आर ऑफ एस, वो क्या होता है, ओमेगा एन स्क्वायर बटे 1 प्लस एस स्क्वायर प्लस का 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। स्टैंडर्ड सेकंड ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन है। हम क्या करेंगे, जी एच एस निकालेंगे, हमने बताया था वो माइनस हो जाता है सिंपली, तो ओमेगा एन स्क्वायर बटे एस स्क्वायर प्लस का 2 जीटा ओमेगा एन एस हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा आ गया। अब हमारे पास 3 तरीके के इनपुट हैं, तीनों इनपुट हम यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड देखते हैं। पहला इनपुट जब हमने अप्लाई किया, आर ऑफ टी को हमने क्या किया, यू टी ले लिया। दूसरा इनपुट हम देंगे आर ऑफ टी को टी यू टी ले लिया, और तीसरा इनपुट हम देंगे आर ऑफ टी को जो हमने किया है क्या टी स्क्वायर बाई 2 यू टी ले लिया। तो जब आर ऑफ टी को हमने यू टी लिया तो आर ऑफ एस जो होगा वो 1 अपान एस होगा, इसमें आर ऑफ एस जो होगा 1 अपान एस स्क्वायर होगा, इसमें आर ऑफ एस जो होगा 1 अपान एस क्यूब होगा, ठीक। तो अब हम इरर वाले फॉर्मूले में इरर के फॉर्मूले का शेप क्या है, ई ऑफ एस एस बराबर क्या होता है, लिमिट एस टेंस टू 0, ठीक है, एस और ये आर ऑफ एस यहीं पे ऐसे ही आ जाता है बटे 1 प्लस पूरा जी एस एच एस आ जाएगा ओमेगा एन स्क्वायर बटे एस कॉमन ले लेते हैं, फिर एस प्लस का 2 जीटा ओमेगा एन हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, आगे देखते हैं कैसे होगा, ठीक है। तो एस से एस कट जाएगा, ये पूरा इधर भी आएगा ऊपर चला जाएगा, तो लिमिट एस टेंस टू 0 हो जाएगा, ये पूरा ऊपर जाएगा तो हो जाएगा एस इंटू, नीचे लिखते हैं थोड़ा सा, ठीक है, ये हो जाएगा लिमिट एस टेंस टू 0, ये हो जाएगा ऊपर एस इंटू एस प्लस का 2 जीटा ओमेगा एन बटे एस एस प्लस 2 जीटा ओमेगा एन प्लस का ओमेगा एन, ठीक है। अगर जो ये रखेंगे तो इसकी वजह से ये 0 आ जाएगा, और 0 बटे समथिंग बराबर 0 हो जाएगा, मतलब इसके केस में एरर 0 आ गई। दैट्स क्लियर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनपुट हमने दूसरा इनपुट दे दिया, तब अब देखते हैं एरर हमारी क्या आएगी। ई ऑफ एस एस कैलकुलेट करते हैं, ई ऑफ एस एस कैलकुलेट करेंगे तो लिमिट एस टेंस टू 0 हो जाएगी, एस लिखेंगे, ये पूरा इनपुट ले लेंगे एस स्क्वायर बटे 1 प्लस का जो जी एस एच एस है ओमेगा एन स्क्वायर बटे का एस एस प्लस 2 जीटा ओमेगा एन, ठीक है, ये है, एक पावर कट जाएगी। अब क्या होगा, इसको पूरा ऊपर करते हैं, तो क्या होगा हमारा, इसकी वैल्यू आएगी 1 है 1 बटे एस, ठीक है, और इसको जब हम पूरा सॉल्व करते हैं वो देखते हैं क्या होगा, ये 1 बटे एस रहेगा ऐसे, ठीक है, ऊपर क्या जाएगा एस प्लस का एस प्लस एस इंटू ऊपर जाएगा एस प्लस का 2 जीटा ओमेगा एन ऊपर जाएगा, और नीचे एक एस रहेगा, ठीक है, ये वाला एस ये नीचे रहेगा, फिर क्या हो जाएगा पूरा एस इंटू एस प्लस 2 जीटा ओमेगा एन, ठीक है, और प्लस का ओमेगा एन स्क्वायर, ठीक है। अब लिमिट एस टेंस टू 0 है, वो हम पुट अप करते हैं, इसमें देखते हैं, ठीक है, इससे ये कैंसिल आउट हुआ है, ठीक है, ये 0 था, ये पूरा 0 हो जाएगा, ऊपर ये 0 हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा 2 जीटा ओमेगा एन बटे ओमेगा एन स्क्वायर, तो ओमेगा एन स्क्वायर को कैंसिल कर देगा, तो जो वैल्यू आई 2 जीटा बटे ओमेगा एन आ जाएगी, इसके केस में 2 जीटा बटे ओमेगा एन आई, ठीक है। अब तीसरा केस हम अप्लाई करके देखते हैं यहीं पे, ठीक है। तीसरे केस में जब हम अप्लाई करेंगे तो हमारा जो लिमिट है ना, लिमिट एस टेंस टू 0 एस इंटू 1 अपान एस क्यूब बटे, ठीक है, बटे क्या होगा 1 प्लस ओमेगा एन स्क्वायर बटे एस प्लस 2 जीटा ओमेगा एन, ठीक है, एक पावर ये कैंसिल होकर 2 पावर बचाएगी। अब अगले स्टेप पे हम देखते हैं, ये 1 अपान एस स्क्वायर ऊपर बचेगा, ऊपर क्या आएगा एस इंटू
एस प्लस टू जीटा ओमेगा एन, ठीक है, बटे में एच स्क्वायर हो जाता है, ठीक है, इसमें बचेगा एस प्लस टू जीटा ओमेगा एन और प्लस का ओमेगा एन स्क्वायर, ठीक है। तो एक पावर ये कैंसिल, एक पावर कट करेगी। अब अगर जो जीरो पुटअप करते हैं, ये ऊपर बटेगा टू जीटा ओमेगा एन और नीचे बचेगा ओमेगा एन स्क्वायर, लेकिन इसकी जीरो मल्टीप्लिकेशन में है, समथिंग बटे जीरो जो होगा वो इन्फिनिटी क्रिएट करता है, तो ये आ गई इन्फिनिटी। हमने क्या देखा, हमने रैम्प और पैराबोला के केस में हमने रिस्पॉन्स कैलकुलेट नहीं किया, उनकी एरर कैलकुलेट कर ली, ठीक है। तो इस तरीके से हम कि हमें स्टडी स्टेट एरर जो कैलकुलेट करनी है उसका जनरलाइज्ड फॉर्म जो है, अभी तो हम केवल यूनिटी फीडबैक को कंसीडर करके देख रहे हैं क्वेश्चंस, यूनिटी फीडबैक के विदाउट भी हम क्वेश्चंस आगे देखेंगे, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। अगले क्लास में हम देखेंगे जो हमारे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, उसके बाद एक जनरलाइज्ड हम टेबल फॉर्म करेंगे, उसके बाद अगर जो विदाउट यूनिटी फीडबैक सिस्टम है उसके लिए हमें कैसे एरर कैलकुलेट करनी वो देखेंगे। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एरर, इस पर डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं और बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, कुछ करना ही नहीं है, ठीक है, हम इसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद एक थोड़ा सा टॉपिक देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन डिले। डिले में हमारा डिले की वजह से सिस्टम पे, स्टेबिलिटी पे और उसके जो मेरिट्स है उस पर क्या फ़र्क पड़ता है। सपोज दैट हमारा कोई सिस्टम है उसमें डिले है, डिले की वजह से हमारे सिस्टम में क्या क्या चीज़ें हैं। फिर हम एक चीज़ देखेंगे, हमने वैसे ऑलरेडी इस चीज़ को कवर कर रखा है कि डोमिनेंट रूट और सिग्निफिकेंट रूट, कौन सा डोमिनेंट रूट होता है, डोमिनेंट रूट का फ़र्क क्या होता है। फिर एक टॉपिक सेंसिटिविटी देखेंगे, फिर उसके बाद में हम सीधा स्टार्ट करेंगे कि हमारा जो स्टेबिलिटी एनालिसिस है, हमारी स्टेबिलिटी एनालिसिस के दो मेथड हैं, दो मेथड में राउथ हर्विट क्राइटेरिया और रूट लोकस। बहुत ही मज़ा आएगा अगली क्लासेस में, ठीक है। एक क्लास और करते हैं, उसके बाद हम सीधा, अभी तो हम रिस्पॉन्स एनालिसिस कर रहे हैं, टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस। अभी जो हमारा सिस्टम का रिस्पॉन्स है उसके बारे में हम देख रहे हैं, उसके बारे में जो अभी इसके बाद में हम स्टेबिलिटी को देखेंगे कि सिस्टम की स्टेबिलिटी क्या है। उसके बाद फ्रिक्वेंसी डोमेन एनालिसिस करेंगे, फिर उसके बाद कंट्रोलर हम इंसर्ट करेंगे, उस कंट्रोलर के बाद हम स्टेट स्पेस देखेंगे। हम अगर जो पूरी अच्छी तरीके से क्लासेस करेंगे तो हमारा कोई भी किसी भी लेवल का एग्जाम्स हो, चाहे कोई प्रमोशनल एग्जाम हो, चाहे गेट का हो, चाहे आईएएस का हो, कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं, चाहे स्टेट पीएसयूज का हो, चाहे कोई और एग्जाम्स की तैयारियां हों, जैसे यूपीपीसीएल है, रेलवे है, बीएसएनएल है, डीआरडीओ है, दिस टाइप ऑफ एग्जाम्स हम इजीली इतने ही सिलेबस से कवर कर लेंगे। बेसिकली जो हमने पढ़ाया है, एक बार नहीं समझ में आता है आप पीछे के क्लासेस में जाके उन चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।